Good morning, good evening, good afternoon to all of you. मैं रितेश अग्रवाल, आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है, आपकी दुआओं से बढ़िया ही हैं। वॉइस नहीं आ रही अच्छे से? चलो, तो यहाँ पर हम, अब आ रही है वॉइस? ठीक। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा? एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, और एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप में हमने 3 एलिमेंट पढ़ चुके हैं। हम 3 एलिमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के जो एलिमेंट्स है अब हम आज डिस्कस करेंगे। 7th एलिमेंट टोटल है। हमने टोटल पार्टनरशिप के 7th एलिमेंट्स बताए थे, जिसमें से हमने 3 पढ़ लिए। 3 कौन कौन से पढ़े हैं? 2 और मोर पर्सन, एग्रीमेंट और बिजनेस। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो देखो कौन सा है। वो है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, पहली बात तो म्यूचुअल एजेंसी होती क्या है? ये म्यूचुअल एजेंसी वाली चीज है क्या? ये म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है बेटा फेथफुल। जो भी पार्टनर आपने उसमें कंसीडर किए हैं वो फेथफुल होने चाहिए। जो भी पार्टनर आपने कंसीडर किए हैं वो फेथफुल होने चाहिए। ठीक है, वो ऐसे नहीं होने चाहिए जो आपके साथ विश्वासघात करे। ठीक है, आपको हर्ट करे, ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए। सारे पर्सन फेथफुल होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो म्यूचुअल एजेंसी क्या है? पार्टनरशिप का एक ट्रू टेस्ट, यानी एक इसेंशियल पॉइंट है। म्यूचुअल एजेंसी एक अति आवश्यक इसेंशियल एलिमेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज ए म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप का होना या ना होना म्यूचुअल एजेंसी पर डिपेंड करता है। म्यूचुअल एजेंसी है तो पार्टनरशिप है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, रेदर देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बजाय प्रॉफिट को, हमने जो प्रॉफिट को हम फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे थे वो प्रॉफिट नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी फर्स्ट पार्टनरशिप का अति आवश्यक पॉइंट है। ठीक है, एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट। यदि म्यूचुअल एजेंसी वाला एलिमेंट यदि आपके पार्टनरशिप में एब्सेंट है तो हम उसे पार्टनरशिप ही नहीं बोलेंगे। उसे हम क्या नहीं बोलेंगे? पार्टनरशिप ही नहीं बोलेंगे। उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। क्लियर? उसको हम पार्टनरशिप ही नहीं बोलेंगे। क्लियर? हाँ, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी अपनी पार्टनरशिप का, म्यूचुअल एजेंसी जो है ना वो अपनी पार्टनरशिप लॉ का एक कार्डिनल प्रिंसिपल माना गया है। जो अपनी पार्टनरशिप लॉ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है, उसका एक कार्डिनल जो प्रिंसिपल बोला गया है वो म्यूचुअल एजेंसी को ही बोला गया है। उसे हम म्यूचुअल एजेंसी को ही कंसीडर करेंगे। आई बात समझ में? हमने कार्डिनल जो प्रिंसिपल माना है, म्यूचुअल एजेंसी को माना है, ये तो होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट होना या प्रॉफिट शेयरिंग तो एक प्रिमा फेशिया है। एक क्या है? प्रिमा फेशिया है। ये अति आवश्यक पॉइंट नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग जो एलिमेंट है वो तो क्या है? एक प्रिमा फेशिया एविडेंस है, नॉट कंक्लूसिव एविडेंस। प्रॉफिट शेयरिंग कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। कंक्लूसिव एविडेंस तो क्या है? म्यूचुअल एजेंसी है। एक कार्डिनल प्रिंसिपल इसे बोला गया है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि बिकॉज बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो टू और मोर पर्सन द्वारा चलाया जाता है, कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ पर कैरिड ऑन बाय ऑल यानी सबके द्वारा
यह सबके विश्वास पर किसी एक पर्सन द्वारा चलाया जा रहा है, कितनी बड़ा फेथफुल है। ठीक है, तो ये म्यूचुअल एजेंसी बोली जाती है। ठीक है, इसे 5 पर्सन पार्टनर है जिसमें एक ही पर्सन काम कर रहा है, 4 घर जाके सो गए, इसका मतलब कितना बड़ा म्यूचुअल एजेंसी इस पार्टनरशिप में है, कितना फेथ है एक दूसरे पार्टनर के बीच में। ठीक है, तो ये होना जरूरी है बिजनेस के लिए। ठीक है, क्लियर? हाँ, उसके बाद आते हैं, ये नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो भैया। नोट डाउन में टाइम मत लगाया करो, जैसे जैसे क्लासेस चलती रहती है नोट डाउन करते रहो। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? नोट डाउन हो गया? चलो आगे चलते हैं। इसमें ये कह रहा है कि यहाँ पर जो पार्टनरशिप हम जो पढ़ेंगे, जो हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, उस पार्टनरशिप में बेटा जो आपका जो पार्टनर इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो एज ए एजेंट के रूप में भी काम करेंगे और प्रिंसिपल के रूप में भी काम करेंगे। ध्यान रखना है कि जो पार्टनर है उसको हम एजेंट भी बोलेंगे और प्रिंसिपल भी बोलेंगे। सर पार्टनर एजेंट कैसे हो सकता है? पार्टनर तो ओनर है, आपने उसे एजेंट कैसे बना दिया? एक नौकर कैसे बना दिया? एक एम्प्लॉय कैसे बना दिया उसको? पार्टनर को ओनर है, बिजनेस में पैसा लगा रहा है, टाइम डिवोट कर रहा है, पार्टनर एजेंट नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं कि पार्टनर का जो एक्ट होगा, काम होगा, एजेंट के रूप में भी होगा और का एक्ट पार्टनर प्रिंसिपल के रूप में भी होगा, ओनर के रूप में भी होगा। पार्टनर को एज ए एजेंट के रूप में भी काम करना पड़ेगा और प्रिंसिपल के रूप में भी काम करना पड़ेगा। कैसे सर? कि भैया ये बताओ, यदि कोई पार्टनर है वो क्या है? यदि कोई पार्टनर है वो क्या है? प्रिंसिपल है, मालिक है। यदि कोई पार्टनर मालिक है तो मालिक का मतलब क्या होता है? He has the capacity to bind the other partner by his act done। यहां पर पार्टनर क्या है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब आप समझते हैं ओनर, और ओनर का मतलब मैं समझता हूं कि उसके पास किसी पर्सन को बाइंड करने की कैपेसिटी रखता है, वो किसी पर्सन को काम करवाने की कैपेसिटी वो रखता है, उसे हम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ओनर बोलते हैं। तो ये बताओ, वो किसी दूसरे पार्टनर को, यदि किसी दूसरे पार्टनर को काम करने के लिए बोल रहा है तो क्या वो दूसरा पार्टनर मना कर देगा क्या? अरे बताओ, दूसरा पार्टनर मना कर देगा क्या? ए और बी दो पार्टनर है, ए ने बी से कोई काम करने के लिए कह दिया कि भैया आपको उस पार्टी से पैसा लेके आना है, मैं दुकान संभाल रहा हूं, तो क्या वो दूसरा पार्टनर ये बोलेगा क्या? अरे मैं क्यों लेके आऊं, मैं तेरा नौकर हूं क्या? यहां पर जिसने दूसरे को ऑर्डर दिया है, वो तो क्या हो गया? प्रिंसिपल। और जो पार्टनर पार्टी से पैसे लेने गया है वो क्या हो गया? एजेंट। एक तरीके से वहां पर उसने एक एजेंट के रूप में काम किया है, नौकर का तरीके से काम किया है, और करना पड़ेगा तभी फेथफुल होगा, ये बिजनेस 2 दिन में बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पार्टनर एक एजेंट और प्रिंसिपल के रूप में काम करेगा। अगले दिन जो एजेंट को हमने क्या दिया था? ऑर्डर दिया था, उस एजेंट ने आज हमको ऑर्डर दे दिया, तो आज वो एजेंट क्या हो गया? वो पार्टनर क्या हो गया? एजेंट बन गया। जिसने कल ऑर्डर दिया था वो एजेंट बन गया। अब एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट का मतलब होता है कि ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर, वो किसी दूसरे पार्टनर के एक्ट से बाउंड होना चाहिए, उसे हम एजेंट बोलते हैं। तो वहां पर हम अगले दिन क्या बन गए? नौकर बन गए। ठीक है, हम मना नहीं कर सकते कि हम ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं फेथफुल होना। ठीक है, इसे ही बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, आई बात समझ में? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब समझ में आया? ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट। म्यूचुअल एजेंसी फटाफट।
म्यूचुअल एजेंसी को फटाफट, ये तो आपने कर ही लिया ना, ये 2 पॉइंट तो आपने कर लिए है ना, म्यूचुअल एजेंसी के 2 पॉइंट कर लिए। अब आज ये वाला पॉइंट कर लो म्यूचुअल एजेंसी का, तीसरा पॉइंट है ना। कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। 4 पॉइंट हो गए अपने म्यूचुअल एजेंसी। 4 कौन कौन से कर लिए? 2 और मोर पर्सन, एग्रीमेंट, बिजनेस, म्यूचुअल एजेंसी। चलो फटाफट आते हैं 5th वाले पॉइंट पर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, भैया ये बताओ कि 2 पार्टनर आपस में क्यों मिल रहे हैं? 2 पार्टनर आपस में एग्रीमेंट क्यों कर रहे हैं? किसी बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। इसीलिए तो 2 पार्टनर आपस में क्यों मिल रहे हैं? भंडारा करने के लिए नहीं ना, किसी बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट के लिए। तो देखो, एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, मस्ट बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, किसी बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को शेयर करने के लिए हुआ है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर लॉसेज को भी शेयर करें। प्रॉफिट एंड लॉसेज के लिए एग्रीमेंट हुआ है, प्रॉफिट तो शेयर करेगा, कौन मना करेगा? प्रॉफिट के लिए तो कौन मना करेगा? कोई मना करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन लॉसेज के लिए हर कोई मना करने लग जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट जोड़ा है कि जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर प्रॉफिट को शेयर करें तो लॉसेज को भी शेयर करें। सारे पार्टनर, इट इज नॉट इसेंशियल दैट ऑल पार्टनर मस्ट शेयर द लॉसेज आल्सो। सभी पार्टनर लॉसेज को भी शेयर करें, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है भैया, लेकिन भैया उसको जो पार्टनर लॉस बियर करने के कैपेसिटी में नहीं है, उसको पार्टनरशिप डीड में, अब पार्टनरशिप डीड क्या आ गई सर? ये रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। जो रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है ना, उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं बेटा। आगे पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे ना। पार्टनरशिप डीड में उसको लिखवाना पड़ेगा अपना नाम कि मैं लॉसेज में, अपना नाम स्पेसिफाई करवाना पड़ेगा कि मैं लॉसेज में बियर नहीं करूंगा, मैं तो ओनली प्रॉफिट में ही बियर, प्रॉफिट में ही शेयरिंग करूंगा, लॉसेज में शेयरिंग नहीं करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। देयर मे बी स्पेसिफिक प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिक प्रोविजन होने चाहिए कि दैट पर्टिकुलर पार्टनर, जिसने नाम लिखा है, दैट पर्टिकुलर पार्टनर्स शैल नॉट बियर द लॉसेज को बियर नहीं करेंगे। यदि उसने पार्टनरशिप डीड में अपना नाम नहीं लिखवाया है, अदरवाइज नाम नहीं लिखवाया है, तो भैया आपको लॉसेज भी शेयर करने पड़ेंगे। जैसे आपने प्रॉफिट शेयर करते थे, उसी रेशो में आपको लॉसेज भी शेयर करने पड़ेंगे। अदरवाइज लॉसेज मस्ट बी बॉर्न इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जिस रेशो में आप प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, उसी रेशो में आपको लॉसेज भी शेयर करना पड़ेगा। कब? यदि आपने अपने नाम को स्पेसिफाई नहीं कराया है पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, आपने अपनी गरीबी नहीं दिखाई है पार्टनरशिप डीड में, तो आपको लॉसेज भी बियर करना पड़ेगा। ठीक है, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मैं बहुत पुअर फैमिली से हूं भैया, लॉस शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसको आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट है, छोटा सा पॉइंट था ये, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज। मैंने आपको बताया प्रीमिफिया आपका एलिमेंट होता है। ठीक है, क्लियर? आ जाओ, नेक्स्ट है अनलिमिटेड, 6 नंबर का। ये कौन से नंबर का है? 6 नंबर का, ध्यान रखना भैया, 6 नंबर का है ये पॉइंट। क्लियर? और वो 5th नंबर का था, पहले किया था ना। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, इसे आपको जानना है, क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप में जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि यहाँ पर पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। यहाँ पर जो पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप का सबसे घटिया एक्टिविटी है, ये घटिया है। इसकी वजह से पार्टनरशिप का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, ज्यादा दिन तक पार्टनरशिप नहीं चल पाई। ठीक है,
क्या है ये कमी बताते हैं। भैया यहाँ पर ये हुआ कि आपने मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट किया 5 जनों ने मिलके, 5% ने मिलके ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, 5 करोड़ रुपए सब अपने घर से या कैसे भी करके 5 करोड़ रुपए अरेंज कर लिए, ठीक है। अब बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब बिजनेस जरूरी थोड़ी ना है कि 5 करोड़, आप अपने बिजनेस रिलेशन से उधार भी तो लोगे कि नहीं लोगे, माल उधार लोगे, लेकिन हर साल लॉस होता जा रहा है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप क्या नहीं कर पा रहे हो, पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। अब पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो लॉस होता जा रहा है, पेमेंट नहीं कर रहे हो तो सामने वाला तो आपसे पैसा मांगने आएगा ना, मना थोड़ी ना करोगे। मान लो आप धंधा बंद करके चले गए, आप दुकान बंद करके चले गए कि भाई वो मांगने आएगा, दुकान बंद करके चले गए, ठीक है, तो वो आपके घर पहुंच जाएगा, और आपके घर पे जो कार थी ना उसको बेच दिया। आप बोलोगे आपको अधिकार क्या है मेरी कार बेचने का, आपका मेरा रिलेशन कहां पर था, बिजनेस में। वो बोलेगा नहीं भाई साहब, पार्टनर की लायबिलिटीज क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। यदि आपने अपने बिजनेस से मुझे मेरा पेमेंट नहीं किया तो मैं आपके पर्सनल एसेट्स को बेच के नहीं भी अपने लोन का पेमेंट रिकवरी कर सकता हूं। ये मुझे राइट है, ये मुझे कोर्ट ने, ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया है, राइट दिया है, ठीक है भैया, कुछ नहीं कर सकते। तो इसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटीज। इसे क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ये क्या बोलेगा कि जिसके घर में गया उसी का माल लेके जाएगा क्या, बाकी 4 तो बच गए, नहीं बेटा, वहां पर वो जो लायबिलिटीज है वो उनको जॉइंटली क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि बाकी के 4 के पास नहीं है तो सेवरली पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे उनके घर पे भी गया, उनके घर में कुछ नहीं मिला, ठीक है, उन चारों के घर पे कुछ नहीं मिला, खुक्कल थे, ठीक है, जीरो बैलेंस, कोई कार नहीं, कोई घर नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, गरीब। लेकिन ये बंदा है, इसके पास कार है, 5वें बंदे के पास, तो उसको ही पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ईच पार्टनर इज लायबल जॉइंटली, पैसा सबके पास है तो जॉइंटली, और नहीं है बाकी के पास तो सेवरली, ठीक है, with all other partner to the third party for the act of the firm while in partner। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब वो पार्टनर था और फर्म ने कोई एक्ट किया, थर्ड पार्टी के साथ कोई काम किया, फर्म ने कोई काम किया थर्ड पार्टी के साथ, तो उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो लाइबल है, उसके अगेंस्ट जो लाइबल है वो उनको जॉइंटली या सेवरली बियर करनी पड़ेगी। क्लियर। आल्सो लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर की जो लायबिलिटीज है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब है कि इट इम्प्लीज दैट प्राइवेट एसेट्स, पार्टनर की जो प्राइवेट एसेट्स है उसको बेच के नहीं भी उस फर्म के डेट को पेमेंट किया जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अरे बच्चों बता देना कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। 6th पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है, 6th पॉइंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हाँ नोट डाउन तो कर लो बेटा, जल्दबाजी में बगड़ो, नोट डाउन करो, समझ में आ गया ना, चलो नोट डाउन करो फटाफट। सिक्स पॉइंट क्लियर। 7th पे आ जाओ, आ जाए 7th पर। 7th क्या है, रजिस्ट्रेशन। 7th पॉइंट क्या है, रजिस्ट्रेशन। 7th पॉइंट क्या है, रजिस्ट्रेशन। 7th पॉइंट है आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है क्या, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है क्या, नहीं, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, वॉलेंट्रीली है, अपनी इच्छा से कराओ तो करा लो, नहीं कराओ तो कोई बात नहीं,
सर रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो क्या लीगल एक्शन होगा? नहीं, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई जेल नहीं होगी। ठीक है, तो सर फिर रजिस्ट्रेशन कराने का क्या फायदा है? जो रजिस्ट्रेशन कराने से जो बेनिफिट आपको मिलने चाहिए थे वो बेनिफिट रजिस्ट्रेशन ना कराने से नहीं मिलेंगे। कितना सा फायदा है? रजिस्ट्रेशन कराने से जो स्पेसिफिक बेनिफिट आपको दिए जाते हैं वो आपको रजिस्ट्रेशन ना कराने की वजह से नहीं दिए जाएंगे। ये बेनिफिट सर, तो क्या क्या बेनिफिट है आगे समझेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब कराएं। रजिस्ट्रेशन कब कराएं? आपकी इच्छा हो जब कराएं। मैंने क्या बोला? आपकी इच्छा हो जब कराएं। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म मे बी इफेक्टिव एट एनी टाइम, कभी भी आप जब आपको सही लगे टाइम जब रजिस्ट्रेशन कराएं। सर रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं? रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं? जहां पर आपका जो फर्म है, पार्टनरशिप जो फर्म है, उसका जो प्रिंसिपल ऑफिस है उस लोकेशन में जो आपका रजिस्ट्रार बैठता है। आपकी पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में यदि आपने कोई ब्रांच वगैरह खोल रखी है तो ब्रांच नहीं चलेगी। जहां पर उसका प्रिंसिपल ऑफिस है, हेड ऑफिस है, उस हेड ऑफिस की लोकेशन पर आपका जो रजिस्ट्रार है उस रजिस्ट्रार को आपको डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट सेंड करने पड़ेंगे। पोस्ट के द्वारा, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट के द्वारा आपको सेंड करने पड़ेंगे। ठीक है, बाय सेंडिंग द पोस्ट डिलीवरी टू द रजिस्ट्रार ऑफ एरिया इन विच, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ ब्रांच ऑफ द फर्म इज लोकेटेड। ठीक है, जो फर्म की जो प्रिंसिपल ऑफिस है उस एरिया में जो रजिस्ट्रार है उसको आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या करने पड़ेंगे? बाय पोस्ट सेंड करने पड़ेंगे। सर डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? बेटा डॉक्यूमेंट्स में आपके कुछ स्टेटमेंट होगा, कुछ फाइल होगी, उस फाइल में आपको कुछ डिटेल भरनी पड़ेगी और प्रिस्क्राइब फीस के साथ भेज देंगे। ठीक है, एक फाइल आती है, एक फॉर्म आता है। ठीक है, फॉर्म आपको भरना है और उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको प्रिस्क्राइब फीस के साथ बाय पोस्ट रजिस्ट्रार को क्या कर देना है? सेंड कर देना है। एक प्रिस्क्राइब फीस होगी उस फॉर्म में, उस फीस के साथ आपको जो फॉर्म में जो डिटेल मांगी है उसको आपको क्या करना है? भरनी है, फिल करनी है और आपको बाय पोस्ट आपके नियर जो आपकी फर्म की जो प्रिंसिपल ऑफिस है उसकी लोकेशन पर जो रजिस्ट्रार है उसको बाय पोस्ट सेंड कर दो। ठीक है, उसमें क्या डिटेल आती है? फर्म का आपने क्या नाम रखा, आपका फर्म का प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, और यदि फर्म में कोई ब्रांच है तो उस ब्रांच, कितनी ब्रांच है, उनकी एड्रेस क्या है। ठीक है, आपने पार्टनरशिप फर्म कब स्टार्ट की और ईच पार्टनर कब ज्वाइन हुए, ज्वाइनिंग डेट भी आपको, ईच पार्टनर की ज्वाइनिंग डेट भी उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, उन पार्टनरों के नेम एड्रेस भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे। फर्म का ड्यूरेशन क्या है, फर्म पर्टिकुलर वेंचर के लिए ओपन किया गया है या फॉर ए पीरियड के लिए किया गया है, तो उस कितने पीरियड के लिए आपने ओपन किया है वो सब चीज़ मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें सभी जो वेरीफाइड पार्टनर हैं उनके क्या होने चाहिए? सिग्नेचर होनी चाहिए, वेरीफाइड सिग्नेचर होने चाहिए। ध्यान रखना, वेरीफाइड सिग्नेचर अलग चीज होती है। वेरीफाइड सिग्नेचर जो उनके अदर डॉक्यूमेंट्स में जो सिग्नेचर होते हैं ना, जैसे बैंक स्टेटमेंट में, बैंक का अकाउंट खुलवाते हैं जब कोई अपन वो करते हैं, है ना, जो सिग्नेचर वो वहां पर करते हैं वही सिग्नेचर यहाँ पर, लीगल सिग्नेचर यहाँ पर करना है, कोई ऑथेंटिकेटेड होगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? अरे बता दो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। अरे कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, नहीं है चलो आगे चले। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ये तो हो गया ये पॉइंट। ठीक है, नोट डाउन कर लो, फटाफट नोट डाउन तो करो भैया, नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लो, जब बता देंगे मुझे।
कर लिया। चलो नेक्स्ट है इसी में रजिस्ट्रेशन में है ना, नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, रजिस्ट्रेशन में है ना। हाँ, फर्म का रजिस्ट्रेशन, एक मिनट, हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑन द फर्म्स नेम। जब अपन फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो फर्म का नाम क्या रखना है। जब हम फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो फर्म का नाम क्या रखना है, XYZ आप कुछ नाम रखो, लेकिन ये वर्ड यूज मत लो भैया। आप जो भी फर्म का नाम रखना चाहो रखो, हमें कोई मना नहीं है। XYZ जो भी रखना चाहो ना रख सकते हो, लेकिन आप फर्म के नाम के आगे ये वर्ड यूज मत लेना। द फर्म नेम शैल नॉट कंटेन एनी फॉलोइंग वर्ड्स। आपके फर्म के नाम के साथ साथ ये वर्ड यूज नहीं होने चाहिए। कौन कौन से वर्ड यूज लेने के लिए मनाही है, आपसे मना किया गया है। क्राउन वर्ड यूज नहीं लेना है, इंपीरियर वर्ड यूज नहीं लेना है, ठीक है, एक्सप्रेस वर्ड यूज नहीं लेना है, एम्पायर वर्ड यूज नहीं लेना है, किंग वर्ड यूज नहीं लेना है, क्वीन नहीं लेना है, रॉयल नहीं लेना है। ये वर्ड आपको यूज नहीं लेना है। क्राउन, एक्सप्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, ठीक है, किंग, क्वीन, रॉयल, ये वर्ड आपको यूज नहीं लेने हैं। बाकी आप कोई भी नाम रखो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नाम रखो, लेकिन ये वर्ड आगे पीछे नहीं होने चाहिए, आपके फर्म के नाम के आगे पीछे नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्लियर? ओके, क्लियर? रजिस्ट्रेशन सर कब कंप्लीट माना जाएगा? रजिस्ट्रेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, आप बताएं। रजिस्ट्रेशन हमारा फर्म का रजिस्ट्रेशन हो गया कि कब कंप्लीट माना जाएगा, कब माने कि रजिस्ट्रेशन हो गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आपने जब रजिस्ट्रार को क्या किया, डॉक्यूमेंट्स के साथ भेज दिया। डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या किया, कुछ डिटेल मांगी रजिस्ट्रार ने, वो डिटेल आपने मेंशन कर दी। यदि वो डिटेल से आप रजिस्ट्रार क्या है, सेटिस्फाई है, यदि जो डॉक्यूमेंट्स में जो फाइल में आपने डिटेल मेंशन की है, उस डिटेल से आप रजिस्ट्रार क्या है, जो डिटेल आपने मेंशन की है उससे क्या है, सेटिस्फाई है, ठीक है, संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाई हो गया। जब रजिस्ट्रार उस डॉक्यूमेंट्स में जो आपने डिटेल्स मेंशन की है उस डिटेल से सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो करेगा, वो जो रजिस्टर होता है उसका रजिस्ट्रेशन के लिए जो रजिस्टर रख रखा है उस रजिस्ट्रार ने जो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रख रखा है, रजिस्टर रख रखा है, उसमें एंट्री कर देगा, आपके फर्म के नेम की क्या कर देगा, एंट्री कर देगा। He shall record the entry of statement in register called register of the firm shall file, ठीक है। तो जो उसने रजिस्ट्रेशन, जिन फर्म का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो से क्या करते हैं, एक रजिस्टर में लिख देते हैं, ठीक है, कहीं तो मेंशन करना पड़ेगा ना। तो रजिस्टर में आपका भी नाम यदि एंट्री कर दी, आपके नाम की भी यदि रिकॉर्ड कर दी एंट्री, तो क्या होगा, वो लास्ट में जाके नहीं आपको क्या करेगा, जब वो अपने रजिस्टर में आपके नाम की एंट्री रिकॉर्ड करेगा तो उसके बाद वो आपको क्या करेगा, एक सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेगा, एक सर्टिफिकेट इशू करेगा रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या माना जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा। वैसे तो कहा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि रजिस्ट्रेशन आपका तभी कंप्लीट मान लिया जाएगा जब आपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इशू कर दी, ठीक है। आपने जब नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स उस फाइल के साथ अटैच कर दिया तभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट माना जाता है। इतना ज़्यादा इसमें वो नहीं होती है ना, औपचारिकता नहीं होती है, ठीक है, फॉर्मेलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, क्लियर? हाँ, नोट डाउन करो फटाफट इन पॉइंटों को भी नोट डाउन करिएगा। कर लिया,
चलो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन आपका तब भी कंप्लीट माना जाएगा, कंसीडर टू बी कंप्लीटेड, आपका रजिस्ट्रेशन तब भी कंप्लीट माना जाएगा जैसे ही आपने एज सून एज एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विद द प्रिस्क्राइब फीस, जब आपने प्रिस्क्राइब फीस के साथ जब प्रिस्क्राइब फॉर्म को फिलअप किया था और एप्लीकेशन को रजिस्ट्रार के पास भेज दिया था, तभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की जाती, इसमें फॉर्मेलिटीज नहीं होती इतनी, है ना, क्लियर। क्योंकि जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना ही कंपलसरी ना हो वहाँ आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, वही बहुत है, ठीक है। आप अपना फर्म का नाम, बस आपके फर्म के नाम के आगे क्राउन, इंपीरियल, एक्सप्रेस, किंग, क्वीन, रॉयल वर्ड यूज नहीं होने चाहिए, है ना, बस इतना सा है, ठीक है। और रजिस्ट्रार आपको क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू कर देगा बाद में, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक आगे भी है बेटा, आगे भी है। ये आपने नोट डाउन कर लिया? नहीं किया कर लो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, कर लो, नोट डाउन कर लिया। चलो, उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है बच्चों के माइंड में। बच्चों के माइंड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यदि रजिस्ट्रेशन ना कराऊं तो क्या करेंगे। मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा हो तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, यदि इच्छा नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। सर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना, फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। सर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो पेनल्टी लगेगी क्या? नो पेनल्टी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। यदि आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी भैया, ठीक है। तो सर और क्या परिणाम हो सकते हैं रजिस्ट्रेशन ना कराने से, क्या डिसेबिलिटी आ सकती है, नॉन रजिस्ट्रेशन से क्या परिणाम निकल सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, क्या डिसेबिलिटीज फर्म के साथ आ सकती है, बता देता हूं। चलो, यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो क्या आपको डिसेबिलिटी आने वाली है, ये मैं आपको बता रहा हूं। रजिस्ट्रेशन कराने से जो आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। जो रजिस्ट्रेशन कराने से जो आपको बेनिफिट मिलने वाले थे वो रजिस्ट्रेशन ना कराने की वजह से आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे। क्या बेनिफिट है, देखो क्या बेनिफिट है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवा देते हो तो फर्म या पार्टनर किसी थर्ड पार्टी पर सिविल कोर्ट में क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप किसी भी थर्ड पार्टी पर केस फाइल नहीं कर सकते। किसी थर्ड पार्टी पर जिसपे आपने क्या दिया है, लोन दिया है, मान लो आपने उसे उधार माल बेच दिया, तो आप उसको सिविल कोर्ट में उस पर केस फाइल नहीं कर सकते। आपको ये राइट नहीं रहेगा यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। रजिस्ट्रेशन कराया तो आप थर्ड पार्टी पर केस फाइल कर सकते हो। दूसरा, यदि आपका मान लो किसी से आप गुड्स मंगा रहे हो, है ना, 5 लाख का गुड्स मंगाया, उसने कहा कि भैया पहले तो हाँ कर लिया, उसके बाद पैसे भी हमने भिजवा दिए, लेकिन बाद में कह रहा है माल नहीं आया है, मैं नहीं भिजवा सकता और किसी से ले लो। यानी उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। तो उसे हम क्या करेंगे, उसके प्रति भी हम, उसके अगेंस्ट भी हम क्या नहीं कर सकते, केस फाइल नहीं कर सकते। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो कैन नॉट बी एक्शन, कोई एक्शन नहीं ले सकते उस थर्ड पार्टी पर यदि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, ठीक है। हाँ, यदि आप रजिस्ट्रेशन कराते रजिस्टर्ड फर्म तो क्या कर सकती है, इन सब पर थर्ड पार्टी पर केस फाइल कर सकती है, फाइल सूट कर सकती है, ठीक है। और क्या है भैया, आपने जो थर्ड पार्टी पर क्या किया है, केस फाइल किया है, मान लो आपको पता नहीं था, आपने थर्ड पार्टी पर केस फाइल कर दिया और आपको उस पर क्या हो गया, खर्चा हो गया, तो उस खर्चे का भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, उस खर्चे की भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। मान लो आपने थर्ड पार्टी पर केस कर दिया, आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा और आपने थर्ड पार्टी पर क्या कर दिया, केस कर दिया, वकील कर लिए और उस पर आपका 10-15 हज़ार रुपये लग गए, तो आप उसका कहीं भी
आप उसका कहीं भी रिलीफ नहीं ले सकते। इनकम टैक्स में रिलीफ मिलती है ना, वो भी नहीं मिलेगी। इनकम टैक्स में फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगी यदि आपने फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो। इनकम टैक्स में एज ए एक्सपेंसेस के रूप में मानते हुए इस पर रिलीफ मिल जाती है, लेकिन इसे एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे, आपको अपने पॉकेट से ही निकालना पड़ेगा वैसे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर ये है, इफ एक्शन इज बॉट अगेंस्ट द फर्म बाय थर्ड पार्टी, तो नाइदर फर्म ना ही पार्टनर क्लेम सेट ऑफ एनी लॉसेस। 100 रुपये से ज़्यादा जो आपका लॉस हुआ है उसको आप क्या नहीं कर सकते, कोई क्लेम नहीं कर सकते, उसके लिए कोई रिकवरी नहीं कर सकते। ठीक है भैया। और अनरजिस्टर्ड फर्म में यदि किसी पार्टनर को या किसी पार्टनर ने फर्म पर कोई विश्वासघात किया है या फर्म ने पार्टनर पर कोई विश्वासघात किया है, तो वहां पर ना तो फर्म और ना ही पार्टनर क्या नहीं कर सकती, लीगल एक्शन नहीं ले सकती। कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती, कोई भी, ना तो पार्टनर ले सकता है लीगल एक्शन, ना ही फर्म ले सकती है लीगल एक्शन, ना ही पार्टनर ना ही फर्म तीसरी थर्ड पार्टी पर कोई लीगल एक्शन ले सकती है। लेकिन थर्ड पार्टी तो ले सकती है भैया, ये मत सोचना थर्ड पार्टी भी नहीं ले सकती। थर्ड पार्टी तो नॉन रजिस्ट्रेशन पर भी क्या कर सकती है, एक्शन ले सकती है, ध्यान रखना इस चीज। ठीक है, कभी आप सोचो कि ऐसी बात नहीं होगी, तो ऐसी नहीं सोचना। ठीक है, क्लियर है। हाँ, उसके बाद है ये पॉइंट, ये आप नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो। ये रजिस्ट्रेशन में ही चल रहा है अभी, है ना। ये जो भी पॉइंट हमने पढ़े हैं वो सारे रजिस्ट्रेशन में ही पढ़े हैं। ठीक है, सारे पॉइंट हम रजिस्ट्रेशन में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करिएगा। कर लिया, आगे चले। चलो, कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शनल है। क्या एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल, कुछ एक्सेप्शनल है। कौन कौन से एक्सेप्शनल हैं, कौन कौन से अपवाद हैं। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे, यदि आप अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो कुछ बेनिफिट तो मिल सकते हैं। क्या, कुछ बेनिफिट तो मिल सकते हैं। क्या, थर्ड पार्टी आप पर क्या कर सकती है, केस कर सकती है। ये बेनिफिट आपको मिल सकता है। क्या कर सकती है, थर्ड पार्टी आप पर केस कर सकती है। मैंने ऊपर ही बता दिया। आप कभी ये सोच रहे हो कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो हम भी किसी दूसरे पर केस नहीं कर सकते, तो दूसरा भी हम पे नहीं कर सकता, नहीं। ये बेनिफिट आपको मिलेगा यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। थर्ड पार्टी आप पर क्या कर सकती है, रजिस्ट्रेशन यानी सूट कर सकती है, आप पर केस फाइल कर सकती है। ठीक है, और कोई भी पार्टनर आपकी फर्म को डिसोल्यूशन के लिए कह सकता है। कोई भी पार्टनर है वो आपकी फर्म का डिसोल्यूशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लगा सकता है, यानी आपके फर्म के डिसोल्यूशन के लिए वो कह सकता है, राइट है उसको। ठीक है, तीसरा, आपको यदि आपका जो सूट करने का, जो केस फाइल करने का जो खर्चा है वो 100 रुपये से ज्यादा नहीं आया है, तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हो। राइट टू सू, आप क्लेम ले सकते हो 100 रुपये से ज्यादा यदि आपका खर्चा नहीं आया है। ठीक है, एप्लीकेशन आपने किसी पर केस फाइल किया है और उस केस फाइल पर आपका 100 रुपये ज्यादा खर्चा नहीं आया, तो उसके लिए आप क्लेम कर सकते हो। यदि 100 रुपये से ज्यादा आया तो आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते हो। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। फटाफट इस वाले पॉइंट को भी नोट डाउन करो, लास्ट पॉइंट था ये। और आपके एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया है। एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप हमने 7 एलिमेंट पढ़े थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर की बात कर लेते हैं। फटाफट नोट डाउन करो पहले इसको। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे,
नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बता देते हैं आपको, ठीक है। ये नोट डाउन कर लिया आपने। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पार्टनरशिप, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। एक लेक्चर तो ये पढ़ेंगे, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पार्टनर, टाइप ऑफ पार्टनर, पार्टनर के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी चीज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या है, ठीक है। और चौथी चीज हम पढ़ेंगे ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, पार्टनर की ड्यूटीज क्या होती है और पार्टनर्स के राइट क्या होते हैं। ठीक है, हम ये 5 पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ पार्टनरशिप, टाइप ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या होती है, पार्टनर्स के राइट क्या होते हैं। इन 5 टॉपिक के बारे में हम, जैसे हमने अभी तक 7th एलिमेंट के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था, ऐसे ही सेम हम इन 5 पॉइंटों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं लगेगा जो समझ में नहीं आया, और कोई भी आपको ऐसा पॉइंट नहीं लगेगा जो हमने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। क्लियर। 100 मार्क्स यदि लाने हैं तो सारे पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। यदि आपको 100 मार्क्स लेके आने हैं एग्जाम में तो आपको कंप्लीट टॉपिक भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कहां से पुट हो जाए कोई पता नहीं है, ठीक है। छोटा सा भी क्वेश्चन आ गया टाइप ऑफ पार्टनर का या ड्यूटीज ऑफ पार्टनर का, ठीक है, राइट ऑफ पार्टनर का, छूट गया ना फिर। तो हम ऐसे कोई से भी पॉइंट आपको आपके सिलेबस से नहीं हटाएंगे, चाहे वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसे यदि आपको टॉपिक दे दिया है ना, चैप्टर का नाम दे दिया है, तो इसका मतलब कुछ भी आ सकता है। ये मत समझो आपकी पर्टिकुलर टॉपिक आता है, ठीक है। क्लियर। तो आपको ये 5 टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। कल हम वापस नेक्स्ट लेक्चर, मैंने आपको डिटेल दे दी नेक्स्ट लेक्चर की क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर की डिटेल मैंने आपको दे दी क्या होगी, ठीक है। चलो बाय, पढ़ना है ना। बाय बेटा।